मध्यकाल और भक्ति काल में आंदोलनों ने कुछ हद तक जो है इन निर्योग्यताओं को समाप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, तो कहानी कहाँ से समझे थे कि उत्तर वैदिक काल पूर्व हाँ उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में जो है वो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत होती है और फिर वो वर्ण व्यवस्था के अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। ठीक है, यही सेम टॉपिक आपको 2-3 जगह मिलेगा। ठीक है, तो उसको एक साथ क्लियर कर लो टॉपिक को। सोसाइटी में भी लेगा, मतलब समाजशास्त्र में पेपर 6 पार्ट नंबर 2 में, और पेपर 6 के पार्ट नंबर 1 में भी मिलेगा। ठीक है, 2-3 जगह सेम चीज मिलने वाला है। देखो, तो स्टार्टिंग ये सारी चीजों की वर्ण व्यवस्था से हो रही है। नाम सुने हो? ठीक है, वर्ण। ठीक है, तो 2-3 अलग अलग शब्द है, जिसमें से एक को वर्ण बोला जा रहा है, एक को जाति बोला जा रहा है, फिर एक को वर्ग बोला जा रहा है। ठीक है, ये 2-3 कुछ अलग अलग डिफरेंसेस है। ठीक है, और इन सभी को जो है एक साथ मिला के क्या बोला जाएगा? सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण बोला जाएगा। ठीक है, स्तरीकरण। अब स्तर से क्या समझते हो? लेयर। ठीक है, मतलब कि समाज में अलग अलग लेयर बना के रखे हुए। ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से, तो ये एक साथ कहलाते हैं सामाजिक स्तरीकरण। तो वर्ण हो गया, जाति हो गया, वर्ग हो गया, या फिर और ऐसी कोई टाइप से चीजें जो समाज में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग को डिवाइड करने का काम कर रही है। ये 2 लोग ऐसे वाले हैं, 2 लोग ऐसे वाले, इस टाइप की कुछ चीजें। ठीक है, तो उसमें पहला कॉन्सेप्ट रहता है जो वर्ण व्यवस्था है। अब वर्ण व्यवस्था में अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले वर्ण व्यवस्था को जो शुरुआत है वो आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की जो शुरुआत हमको देखने को मिलती है वो ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद में क्या बोला गया है कि ब्रह्मा के मुख से, ठीक है, ब्रह्मा या प्रजापति, ब्रह्मा या प्रजापति, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, ठीक है, ऋग्वेद के भी पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में बोला गया है कि ब्रह्मा या प्रजापति के मुख से क्या निकला है? ब्राह्मण। ठीक है, मुख से क्या निकला है? ब्राह्मण निकला है। ठीक है, और उसके बाद भुजा से, ठीक है, भुजा से क्या निकला है? क्षत्रिय, क्षत्रिय निकला है। फिर उसके बाद बोला गया क्या? जंघा से या उदर से क्या निकला है? वैश्य। और उसके बाद क्या बोले? पैर से क्या निकला है? शूद्र निकला है। ठीक है, तो समाज में ऐसे क्लास डिफरेंस शुरू करवाने वाला चीज जो है सबसे पहले आपको ऋग्वैदिक काल में दिखेगा। ठीक है, अब लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये सारी चीजें जो है वो कर्म पर आधारित थी। ठीक है, कि ये 4 अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, और इन कैटेगरी को जो है हम किस आधार पे बांट रहे हैं? तो कर्म के आधार पर। ठीक है, जन्मजात नहीं बनी है वो अभी। ठीक है, कि ब्राह्मण है तो अगले बार उनका जो बेटा रहेगा वो जन्म से ही ब्राह्मण हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, जिसके जैसे कर्म होंगे वो उस कैटेगरी में आते जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ तो जन्म से व्यवस्था नहीं बनी थी। तो अब इसके बाद क्या हुआ? एक कॉन्सेप्ट ऐसे ही सेम जो है आपको वहां पे भी मिलेगा, भगवत गीता के, भगवत गीता के स्वधर्म का विचार। ठीक है, फिलॉसफी में है ये, स्वधर्म का विचार। ये कॉन्सेप्ट भी है पेपर नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 में, ये भी पेपर नंबर 6 पार्ट नंबर 1 पे मिलेगा। ठीक है, धर्म नाम, और ये जो धर्म जाति वर्ण व्यवस्था ये सब मिलेगा आपको सोशियोलॉजी में पेपर नंबर 6 पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, तो भगवत गीता के स्वधर्म में भी क्या बोला गया? ऐसा बोला गया कि कृष्ण भगवान ने खुद कहा है कि मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। ठीक है, मैंने क्या किए हैं? 4 वर्ण बनाए हैं। कौन कौन से वर्ण? यही 4 वर्ण। ठीक है, लेकिन बनाए कैसे हैं? तो उन्होंने कहा है कि जो भी मनुष्य है उसके नेचर में या शरीर में 3 प्रकार के भाव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 3 प्रकार के भाव होते हैं या इमोशन होते हैं। ठीक है, या फिर उसके अंतर्गत 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, हर व्यक्ति में 3 गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो गुण को क्या नाम दिए हैं? तो पहले को बोले सतगुण। ठीक है, सतगुण। दूसरे को क्या बोल नाम दिए? तमोगुण। ठीक है, तमोगुण। और तीसरे को नाम क्या नाम दिए? रजोगुण। ठीक है, रजोगुण।
ठीक है, ये नाम दिए हैं। अब ये तीनों गुण जो जिस आदमी में पाए जाएंगे, उस गुण के हिसाब से उसमें कुछ भावनाएं पैदा होगी। ठीक है, तो पहला जो है वो शुद्धि की भावना होगी। ठीक है, सद्गुण वाले व्यक्ति में, अगर मान लो कि किसी व्यक्ति में कौन सा गुण पाया जाता है, सद्गुण, तो उसमें कैसी भावना होगी, शुद्धि की भावना होगी। ठीक है, और जिस व्यक्ति में तमोगुण पाया जाता है उसमें ओजस्य होगा। ठीक है, ओजस्य होगा या फिर वीरता होगा। ठीक है, ऐसा कुछ गुण होगा। और जिस व्यक्ति में रजोगुण पाया जाता है उसमें क्या होगा, उसमें आलस्य होगा। ठीक है, उसमें आलस्य होगा। समझ पा रहे हो? तो कोई भी व्यक्ति अलग किसी भी गुण से जो है वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। हर व्यक्ति जो है उसमें 3 प्रकार के गुण मिलेंगे और वही गुण जो है उसके शरीर में भाव को डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब इसी हिसाब से जो है कृष्ण भगवान ने कहा कि जिस आदमी में जिस प्रकार से गुण मिलेंगे उस हिसाब से उसमें भाव पैदा होगा, तो उसी हिसाब से उसको क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने बोला कि ये 3 प्रकार के गुण हैं और जिस व्यक्ति में सिर्फ और सिर्फ सद्गुण होगा, ठीक है, मतलब जिसके अंदर का शुद्धि का भाव होगा, उसी को मैं क्या मान के चल रहा हूँ, ब्राह्मण मान के चल रहा हूँ। ठीक है, समझ गए? और उसको क्या करना चाहिए, उसको शिक्षा का काम करना चाहिए, यज्ञ का काम करना चाहिए, पवित्रता का काम करना चाहिए, ज्ञान देने का काम करना चाहिए। ठीक है, दोनों काम, ज्ञान अर्जन करने का भी काम और ज्ञान देने का भी काम। ठीक है, ये उनका। फिर उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट दिया कि जिसमें दोनों गुण होंगे, जिसमें कुछ अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा पूरा यही हो। ठीक है, मिक्सचर होगा सब में कुछ ना कुछ का। ठीक, तो उन्होंने कहा कि जिसमें इन दोनों का मिक्सचर होगा, मतलब कि सद्गुण और तमोगुण का। ठीक है, उससे मिला के हम क्या बनाएंगे, क्षत्रिय। ठीक है, उससे क्या मिलाएंगे, क्षत्रिय। ठीक है, और क्षत्रिय व्यक्ति को फिर क्या काम करना चाहिए, सुरक्षा का काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें साहस या फिर ओजस्य का गुण होगा, तो उसको काम क्या करना चाहिए, सुरक्षा का काम करना चाहिए। फिर बोले कि ये दोनों से मिलकर, मतलब जिसमें कि तमोगुण और जिसमें रजोगुण होगा, ठीक है, वैसे व्यक्ति जिसमें दोनों का मिक्सचर होगा, उससे हम क्या बनाएंगे, वैश्य बनाएंगे। ठीक है, वैश्य बनाएंगे। और उस व्यक्ति को जो है वो उत्पादन कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कृषि, वाणिज्य, व्यापार, ठीक है, उत्पादन, ये सब काम करेगा। और जिस व्यक्ति में शिव और शिव क्या होगा, रजोगुण होगा, वो क्या होगा, शूद्र होगा। और शूद्र क्या करेगा, तो वो बाकी सभी की सेवा करने का कार्य करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक, समझ आ रहा है? तो स्टार्टिंग टाइम पे ऐसे दो कॉन्सेप्ट अलग अलग मिलेंगे, ऋग वैदिक काल के पुरुष सूक्त में। ठीक है, ऋग वैदिक काल के पुरुष सूक्त में मिलेगा और साथ में भगवत गीता के स्वधर्म का विचार है। ठीक है, यही लिखा हुआ है सिलेबस में एज इट इज। दर्शन वाले में एक टॉपिक यही पढ़ना है कि ये इसको समझाओ, भगवत गीता के स्वधर्म के विचार। ठीक है, अब फिर उन्होंने आगे अपना कॉन्सेप्ट क्या दिया, यहां पर धर्म का मतलब क्या है, गीता के स्वधर्म का मतलब, तो धर्म का मतलब क्या है, कर्म। हमारे यहाँ ज्यादातर हर जगह पर इंडियन फिलॉसफी में जब कभी भी देखोगे तो धर्म का मतलब क्या निकलता है, कर्म। वेस्टर्न फिलॉसफी में धर्म का मतलब निकला है कि ऐसी कुछ चीजें जिसके साथ मनुष्य अपना परलौकिक जुड़ाव को महसूस करे। ठीक है, भगवान नाम का कोई चीज होता है, उसको उन लोगों ने क्या बोला है, धर्म या रिलीजन बोला है। इंडियन फिलॉसफी में क्या हुआ है कि हर जगह पे धर्म को क्या बोला है, कर्म बोला गया। ठीक है, तो भगवत गीता में भी क्या बोला जा रहा है कि स्वधर्म मतलब कि स्वयं का कर्म। ठीक है, और कर्म कैसे डिसाइड होंगे, तो वो डिसाइड होंगे कि तुम में कौन सा गुण पाया जाता है, उसके हिसाब से तुम में कौन सा भाव हुआ, उस हिसाब से तुम ये सब काम करोगे और उस हिसाब से तुम्हारा क्या बनेगा, वर्ण बनेगा। ठीक है, मतलब वर्ण से कर्म डिसाइड नहीं हुआ है, कर्म से क्या डिसाइड हुआ है, वर्ण डिसाइड हुआ है। ठीक है, और घूम फिर के फिर कंक्लूजन करना रहता है कि स्वधर्म का मतलब क्या मिला, कि स्वयं का कर्म। ठीक है, स्वयं का कर्म ही क्या है, स्वयं का धर्म है। ठीक है, ये दो बेसिक चीजें मिलेगी। अब इसके बाद क्या होते जाएगा कि अब इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब तक ऋग वैदिक काल चलेगा तब तक लोगों का सेंटर ऑफ पॉइंट क्या रहेगा, कर्म। ठीक है, कि कर्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था आई है। ठीक है, तो मतलब कि उसका जन्म से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। तो हर आदमी को ऐसा लगेगा कि अगर बाय डिफॉल्ट अगर मैं ऐसा हूं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं ऐसा हूं, लेकिन अगर मैं अपने कर्म को शिफ्ट करके ऐसा कर देता हूं तो मैं भी ऐसा बन जाऊंगा। ठीक है, ऐसे टाइप से। लेकिन फिर इसी में चेंज करके क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में वो जो
वर्ण हमने बनाया था, किस आधार पे बनाया था? कर्म पर आधारित बनाया था, ठीक है। अब वो धीरे धीरे क्या होते चली जाएगी? जन्म आधारित हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जिसको सोसाइटी में ऊपर रखा गया था उसको अब मजा आने लगा है, ठीक है। इस कारण से वो खुद, उन लोग खुद ही क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को जो है हमेशा के लिए अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अडॉप्ट कैसे करेंगे? तो उसको बनाएंगे क्या? जन्म के आधार पर, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल में ये देखा गया कि वर्ण व्यवस्था जो है कर्म आधारित ना होके क्या हो गई? जन्म आधारित, ठीक है। और जन्म आधारित हुई इसका मतलब क्या? वो कठोर हो गई, ठीक है। जन्म आधारित हुई इसका मतलब क्या? कि वो कठोर हो गई, मतलब कि अब सामाजिक विभेदीकरण शुरू हो गया। सामाजिक विभेदीकरण शुरू हो गया कि समाज में मैं ऊपर हूं और कोई और नीचे है, इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट जो है शुरू हो गया, ठीक है। फिर किसी टाइम पीरियड पर चलकर ज्यादातर आपको मध्यकाल में या फिर आधुनिक काल आते आते तक यही जो वर्ण व्यवस्था है वो जब जन्म आधारित हुई तब वो वर्ण व्यवस्था से हटकर एक और नाम मिल गया उसको, क्या? जाति व्यवस्था, ठीक है। उसने एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम क्या रहेगा? जाति व्यवस्था, ठीक है। तो अब जाति व्यवस्था में क्या चीजें रही? तो आपको ऐसा लगेगा कि जाति व्यवस्था किस आधार पे है? जन्म के आधार पर, ठीक है ना। मतलब आपका कास्ट चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। कास्ट से लिया गया इसका इंग्लिश वर्ड कास्टा। तो आपका कुछ भी चीज चेंज हो जाए, पैदा होने से लेकर मरने तक क्या चीज चेंज नहीं हो पाएगा? जाति चेंज नहीं हो, जाति कभी भी चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये जन्म आधारित हो गई, ठीक है। और क्या है? तो एक समाज का समूह बन गया, समाज का समूह बन गया जिनके समान सामाजिक नियम नियम है, समान सामाजिक नियम है, ठीक है। ये आपको ज्यादातर मिलेगा आधुनिक काल में और मध्यकाल की समाप्ति और आधुनिक काल के आते आते तक, ठीक है। जाति क्या बोल रहे हैं? कि समाज के कुछ लोगों का ग्रुप है जिसमें ये बोला जा रहा है कि उन लोगों की सभी चीजें सेम है। सभी चीजें सेम है का मतलब शादी कैसे करेंगे, ठीक है, उत्तराधिकार का नियम क्या होगा, ठीक है, तलाक कैसे होंगे, ठीक है, संपत्ति कैसे मिलेगी, मतलब जितने प्रकार के सामाजिक नियम हो सकते थे, कुछ लोग जो है वो अपने आप को सेम मान के चल रहे हैं कि हम इस जाति के हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ ये वाला चीज जो है सब समान रहेगा, ठीक है। उसमें ज्यादातर फोकस जो था वो अंतर विवाह पे था। जाति का सबसे ज्यादा मुख्य फोकस किसके ऊपर था? अंतर विवाह के ऊपर, ठीक है। आज भी है, ठीक है, कि जाति का सीधा सीधा मतलब एक लाइन में समझना हो तो क्या? बहिर्विवाह नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया। तो बस कुछ सामाजिक नियम बने जिससे समझ में आया कि चार लोगों के सामाजिक नियम सेम रहेंगे, ठीक है। और कभी भी आदमी जो है अपनी जाति जो है वो चेंज नहीं कर पाएगा चाहे वो कुछ भी कर ले। तो उससे एक व्यवस्था बनी जाति, ठीक है। अब जाति के चलते या फिर जन्म आधारित पद्धति के चलते क्या हुआ? समाज में बहुत ज्यादा छुआछूत हुआ, छुआछूत या फिर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा उसने बढ़ावा दिया जाति व्यवस्था ने, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बहुत सारे आंदोलन मिलेंगे मध्य भारत काल में या आधुनिक भारत काल में जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, ठीक है। अंबेडकर के, गांधी के, ठीक है, ज्योतिबा फूले के, ठीक है, ऐसे करते करते राजा राम मोहन राय के। अब उन सभी के अलावा फिर ये फाइनली क्लोज्ड कब हुआ? संवैधानिक प्रावधान से, ठीक है, संवैधानिक प्रावधान से कि राज्य ने, राज्य की अवधारणा में सीधा सीधा बोल दिया कि भेदभाव नाम की कोई चीज नहीं होगी, या फिर आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, और आर्टिकल नंबर 15 में कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो साफ साफ क्लियर कर दिया जा रहा है कि राज्य इन 5 चीजों के आधार पर अपने नागरिकों के बीच में बिल्कुल भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे। फिर उसके बाद 15 के 2 में बोल दिया कि इन्हीं आधारों पर
किसी सार्वजनिक सेवा में भी, सार्वजनिक स्थानों में भी एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले वाले में बताता है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, और दूसरे वाले में बताता है कि नागरिक भी आपस में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उन चीजों के बीच में या फिर उन लोगों के पीछे जो कुछ भी घटनाएं हुई होगी पीछे, जितना भी अत्याचार शोषण हुआ होगा, उनसे बचाने के लिए उनको कुछ बेनिफिट्स भी दिए गए। ठीक है, विधानसभा में आरक्षण, विधानमंडल में आरक्षण, संसद में आरक्षण, 16 में नौकरियों में आरक्षण, ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण, ऐसी जितनी भी प्रकार की चीजें अलग से क्लासीफाई किया गया। तो फिर वापस से कि जब ये सारी चीजें हुई कि संवैधानिक प्रावधान किए, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक व्यवस्था आई जिसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, जिसको क्या बोल रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या समझ में आता है कि सरकार उत्पादन के किसी चरण में नहीं रहेगी, पूरा उत्पादन किसके ऊपर चले जाएगा, प्राइवेट सेक्टर वालों के हाथ में चले जाएगा। ठीक है, पूंजीवादी का समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। ठीक है, तो पूंजीवादी का मतलब क्या रहता है कि सरकार उत्पादन प्रक्रिया में ज्यादा ध्यान नहीं देगी, वो पूरा ओपन छोड़ देगी बाजार के लिए, मार्केट के लिए। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें हुई। अब अगर पीछे जाके देखोगे तो जाति व्यवस्था में एक और चीज बन गई थी, जाति व्यवस्था के समान कार्य थे, समान कार्य थे या फिर परंपरागत कार्य, परंपरागत कार्य। ठीक है, ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था कि ये वाला जाति वाला है तो उसके ये काम है, उसको वही करना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसा कुछ कुछ चीज उसमें भी था। तो जाति को विवाह से भी जोड़ लिए, ठीक है, समाज में उच्च नीच से भी जोड़ लिए और कार्य से भी जोड़ लिए कि ये वाला जाति का है तो ये वाला काम करेगा। ठीक है, तो पूंजीवादी व्यवस्था ने क्या किया, उसी चीज को समाप्त कर दिया। किसको, कि वो उसी जाति का है तो वही वाला काम करेगा, उसको क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। ठीक है, फिर थोड़ी सा औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। ठीक है, जैसे जैसे भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण बढ़े, और औद्योगिकरण ने आगे चलकर शहरीकरण को बढ़ाया। ठीक है, औद्योगिकरण ही एक मुख्य कारण रहा किसको बढ़ाने का, शहरीकरण का। ठीक है, और जैसे जैसे शहरीकरण बढ़े, ये इन लोग जो अपने गांव में रहकर या फिर जहां कहीं पे भी रहकर समान काम कर रहे थे, मतलब एक पीढ़ी से सेम टू सेम काम कर रहे थे, वो वहां से फिर शिफ्ट होते गए, माइग्रेट होते गए, शहरों की तरफ चलते गए। ठीक है, कुछ नए काम या फिर अवसर ढूंढते गए। ठीक है, ऐसे टाइप से हुए। तो जैसे जैसे वो अपने स्थानों पर निकले, पूंजीवादी व्यवस्था, औद्योगिकरण, शहरीकरण, ऐसी व्यवस्था ने उनको क्या प्रदान किया, तो कार्य के अवसर प्रदान किए, कार्य के नए अवसर। ठीक है, कि उनको जो है नए टाइप के काम करने के मौका मिल गए। ठीक है, और फिर पूंजीवादी या फिर औद्योगिकरण में क्या मिला, परंपरागत कार्य से लेकर या फिर जन्म आधारित व्यवस्था के आधार पर किस चीज को बढ़ावा मिल गया, शिक्षा और कौशल को। ठीक है, कि अब जन्म आधारित व्यक्ति को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देना है, अब किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, शिक्षा और कौशल को। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब काम जो है ऐसे वाले नहीं करने हैं जो पापा दादा की पीढ़ी से करते आ रहे हैं, अब कुछ नए काम करने हैं। ठीक है, समाज के हिसाब से, तो उसके हिसाब से अब प्रायोरिटी किसको मिलेगी, शिक्षा और कौशल को मिलेगी। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर इसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी बचेगा, काम के नए अवसर रहेंगे, और जहां कहीं पर काम के अवसर ये वाले परंपरागत कार्य उसके समान हो गए, काम के उसके नए अवसर मिल रहे हैं, जिस जगह पे वो काम करने गए हैं वहां पे पता नहीं कौन कहां कहां से आया है। ठीक है, तो उससे क्या बढ़ जाएगा, उससे सामाजिक जुड़ाव बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब तक गांव में रहते रहते उसमें डिफरेंसेस थे कि इस वाले आदमी के साथ बैठ के खाना नहीं खाना है, ठीक है, उसी आदमी के साथ बैठ के वो पिक्चर देखने जा रहा है। ठीक है, तो वो ऐसी करते करते वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा सामाजिक जुड़ाव बढ़ेगा उतना ज्यादा वो उसको समाप्त कर देगा। ठीक है, परंपरागत कार्य, हाँ, वर्ण व्यवस्था में था, हाँ हाँ, जाति व्यवस्था तक था। ठीक है, यहाँ तक चला। फिर इसके बाद जब ये समाप्त ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये इस चीज को हम इस चीज से समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, और इस चीज को जब समाप्त करोगे तो फिर कोई नई व्यवस्था आएगी। ठीक है, तो मतलब चले ही जा रहा है। ठीक है, किसी कोई सा एक चीज समाप्त होगा तो कोई दूसरा चीज क्या हो जाएगा, पैदा ले लेगा समाज में। ठीक है, तो समाज में जो डिफरेंस, बैरियर या फिर
लेवल नाम की जो चीज है वो कभी भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। ठीक, तो ये हुआ। अब फिर इसने दो चीज को प्रायोरिटी दी। ठीक है, कौन सा? शिक्षा और कौशल। ठीक है, और एक चीज रोजगार को भी उठा लेते हैं। ठीक है, कार्य के नए अवसर। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ कि समाज में एक नया बैरियर पैदा हुआ शिक्षा के आधार पर। होंगे ना, कोई आदमी शिक्षित होगा, कोई आदमी अभी भी अशिक्षित होगा। ठीक है, जिसके पास ज्यादा अच्छे वाले रोजगार में रखा उसकी आर्थिक स्थिति अधिक होगी, और जो अभी भी वही काम कर रहा है उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई होगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस आधार पे बैरियर निकलेगा कि कौन सा शिक्षित वर्ग है और कौन सा अशिक्षित वर्ग है, कौन सा जो है अमीर वर्ग है, कौन सा गरीब वर्ग है। ठीक है, कौन अभिजात्य वर्ग है, ठीक है, कौन निम्न वर्ग है। ठीक है, तो अब ये एक नया वैरायटी पैदा हुआ समाज में, इसको नाम दिए वर्ग। ठीक है, और ये कहलाता है क्लास। ठीक है, तो ये था वर्ण या फिर सॉरी जाति, जिसको कास्ट बोले थे, उसको वर्ण बोले थे। वो संस्कृत वर्ड है इसलिए उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको इंग्लिश में भी वर्ण ही लिखाएगा, WAR ने। ठीक है, तो ये वर्ण ही रहेगा, ये वर्ण ही लिखाएगा। वो कास्ट लिखाएगा, CAST लिखाएगा, पुर्तगाली शब्द कास्टा से निकला है वो, तो ये कास्ट लिखाएगा, और कास्ट ही जो है आगे चलकर क्या बना देगी, क्लास बना देगी। ठीक, तो अभी तक हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, क्लास डिफरेंस। अब किसी टाइम पे अगर ये समाप्त होता है तो फिर से कुछ और नई संरचना शुरू होगी। ठीक है, और आगे आने वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा वो बेस्ड रहेगा टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, कि अभी अगर ऐसा समझ रहे हैं कि शिक्षा के आधार पर समाज है, बैरियर है, और पैसे के आधार पर बैरियर है, तो आगे चलकर बैरियर दिखाई देंगे कि किसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है और किसके पास टेक्नोलॉजी कम है। ठीक है, ऐसा ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सामाजिक विभेदीकरण या सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। ठीक है, सोशियोलॉजी नहीं हुआ है ना, हाँ, तो उसी में ये पूरा लाइन से आएगा। ठीक है, कि ऐसा ऐसा होता है करके। चलो, जितना जल्दी ये खत्म होगा कुछ और शुरू करेंगे। ठीक है, यही पकड़ लेंगे, कुछ भी जो ठीक लगेगा। देवांगन सर के रहते पढ़ लेना था ना आप लोग सोशियोलॉजी। हाँ, प्रवीण सर के रहते तक आप लोग को सोशियोलॉजी पढ़, सर रायपुर चले गए ना। वही तो ना, वो सर पढ़ाते। अभी तो अब नहीं आ रहे, अब बीच बाच में एक आध कुछ दिन के लिए आना हो जाए तो अलग बात है। ठीक है, समझ में आए? ठीक है, चलो, तो अभी अब फिर वो जो अभी जिसमें चल रहे हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वो है किसके ऊपर, तो इसी के ऊपर, ये जो जाति व्यवस्था के नाम पे लोगों के साथ पे ये वाला चीज, छुआछूत व भेदभाव वाला चीज, उसी से प्रोटेक्ट करने के लिए जो अधिनियम पढ़ रहे हैं वो वहीं पे है। ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, चलो आगे लिखो। आज ब्रिटिश राष्ट्र में, जहां तक लिखे हो उसके आगे और लिखेंगे, आधुनिक ब्रिटिश राष्ट्र में, मध्यकाल तक लिखे हो ना, ऐसा कुछ लिखे हो ना लास्ट में, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन में ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा करके, है ना। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, चलो आगे लिखो। आधुनिक ब्रिटिश राष्ट्र में, आधुनिक ब्रिटिश राष्ट्र में पश्चिमी सभ्यता, आधुनिक ब्रिटिश राष्ट्र में, आधुनिक ब्रिटिश राष्ट्र में पश्चिमी सभ्यता से जुड़ाव के चलते, पश्चिमी सभ्यता से जुड़ाव के चलते नागरिक अधिकारों को, आधुनिक ब्रिटिश राष्ट्र में पश्चिमी सभ्यता के जुड़ाव के चलते नागरिक अधिकारों को, नागरिक अधिकारों को राष्ट्र में अधिक बल मिला, अधिक बल मिला, अधिक बल मिला। आधुनिक जागरण के चलते, आधुनिक जागरण के चलते, आधुनिक जागरण के चलते
समाज के निचले समाज के निचले वर्गों को समाज के निचले वर्गों को समाज के निचले वर्गों को नागरिक अधिकार प्रदान करने की भावना पैदा हुई। समाज के निचले वर्गों को समाज के निचले वर्गों को समाज के निचले वर्गों को नागरिक अधिकार प्रदान करने की नागरिक अधिकार प्रदान करने की भावना पैदा हुई। नागरिक अधिकार प्रदान करने की भावना पैदा हुई। इन निम्न वर्गों के लिख रहे हो कि नहीं किरण? इन निम्न वर्गों के सामाजिक उत्थान में इन निम्न वर्गों के सामाजिक उत्थान में राजा राम मोहन राय, भीमराव अंबेडकर, राजा राम मोहन राय, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी का विशेष योगदान रहा। भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी का विशेष योगदान रहा। विशेष योगदान रहा। ठीक है। वहीं मानवता को राष्ट्र के सबसे बड़े धर्म वही मानवता को राष्ट्र के सबसे बड़े धर्म के रूप में स्थापित करने मानवता को राष्ट्र के सबसे बड़े धर्म के रूप में स्थापित करने में स्वामी विवेकानंद का अतुलनीय योगदान रहा। स्वामी विवेकानंद का अतुलनीय योगदान रहा। स्वामी विवेकानंद का अतुलनीय योगदान रहा। ठीक है, हो गया। तो सामाजिक समस्याओं को थोड़ा सा समाप्त करने में 2-3 लोग का योगदान रहा, और भी होंगे, नाम जो जो आएंगे बीच में ऐड कर लेना। और एक नया कॉन्सेप्ट दिया, मानवता को राष्ट्र का धर्म बताया स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, तो उसने भी थोड़ा सामाजिक स्तरीकरण को समाप्त करने का प्रयास किया। पैराग्राफ चेंज। स्वतंत्रता के उपरांत सामाजिक समानता स्थापित करने स्वतंत्रता के उपरांत सामाजिक समानता स्थापित करने स्वतंत्रता के उपरांत सामाजिक समानता स्थापित करने सामाजिक समानता स्थापित करने और छुआछूत के प्रत्येक स्वरूप को समाप्त करने और छुआछूत के प्रत्येक स्वरूप को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निषेध अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान दिया गया। अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान दिया गया। ठीक, हो गया।
और अनुच्छेद 17 के अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी प्रावधानों को और अनुच्छेद 17 के अस्पृश्यता निवारण संबंधी प्रावधानों को लागू कराने के लिए अनुच्छेद 17 के अस्पृश्यता निवारण संबंधी प्रावधानों को लागू कराने के लिए ही सिविल 1955 में अनुच्छेद 17 के अस्पृश्यता निवारण संबंधी प्रावधानों को वास्तविक रूप से लागू कराने के लिए 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लाया गया। संसद के द्वारा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लाया गया। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लाया गया। 1917 के ही प्रावधान को आर्टिकल 17 के प्रावधान को लागू करवाने के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लाया गया। ठीक है, यह अधिनियम 1 जून 1955 से प्रभावी हुआ। यह अधिनियम 1 जून 1955 से प्रभावी हुआ। 1 जून 1955 से प्रभावी हुआ। यह अधिनियम 1 जून 1955 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य निम्न जातियों को इस अधिनियम का उद्देश्य निम्न जातियों को इस अधिनियम का उद्देश्य निम्न जातियों को समाज में सम्मान एवं समानता का अधिकार दिलाना है। समाज में सम्मान एवं समानता का अधिकार दिलाना है। समानता का अधिकार दिलाना है। 1975 में इस अधिनियम में व्यापक परिवर्तन करते हुए 1975 में इस अधिनियम में व्यापक परिवर्तन करते हुए 1975 में इस अधिनियम में व्यापक परिवर्तन करते हुए कुछ संशोधनों के साथ इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। कुछ संशोधनों के साथ इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ठीक है, तो नामकरण भले हो गया है लेकिन वो अभी भी क्या कहलाएगा, 1955 का ही एक्ट कहलाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि नियम कानून जो है वो कब बने थे, 1955 में बने थे। किस नाम से बने थे, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के नाम से बने थे। ठीक है, किस कारण से बनाए थे, तो ये इस कारण से यहाँ तक आते आते जो समस्याएं हुई थी छुआछूत और भेदभाव वाला, उसको डील करने के लिए जो आर्टिकल नंबर 17 जोड़ा गया था और आर्टिकल नंबर 17 के अस्पृश्यता निवारण संबंधी प्रावधानों को ही वास्तविक रूप से लागू करवाने के लिए 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, जो कि लागू कब हुआ, 1 जून 1955 से लागू हुआ और उसी का फिर नाम बदल के 1975 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1975 कर दिए। ठीक है, चलिए।
चलिए आगे लिखिए। इस अधिनियम को कुल या फिर इस अधिनियम में कुल 17 अध्याय, सॉरी, इस अधिनियम में कुल 17 धारा, इस अधिनियम में कुल 17 धाराएं सम्मिलित की गई है। इस अधिनियम में कुल 17 धाराएं सम्मिलित की गई है। इस अधिनियम में कुल 17 धाराएं सम्मिलित की गई है। अध्याय नहीं है इसमें, जैसे बाकी जगह अध्याय देख रहे थे ना, वही ढूंढ रहा हूँ। ऑफिशियल एक्ट भी डाउनलोड कर लिया तो उसमें भी अध्याय नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये अध्याय ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक, सीधा धारा है। चलो लिखो फिर। धारा नंबर 1 जो नॉर्मली रहता है, इस अधिनियम के धारा नंबर 1 में, इस अधिनियम के धारा नंबर 1 में इस अधिनियम के धारा नंबर 1 में इसका संक्षिप्त नाम, इसका संक्षिप्त नाम, इस अध्याय के धारा नंबर 1 में इसका संक्षिप्त नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अब क्योंकि चेंज हो गए है ना, ठीक है, इसी कारण से उसको क्या लिखोगे, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कहा गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कहा गया है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में, इसका विस्तार, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है और राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से, मतलब कि 1 जून 1955 से लागू है। 1 जून 1955 से ये क्या है, लागू है। ठीक है, राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से अर्थात 1 जून 1955 से जो है यह लागू है। ठीक, फिर नेक्स्ट है धारा नंबर 2, और धारा नंबर 2 में परिभाषाएं दी गई है। धारा नंबर 2 में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई है और परिभाषाओं में इस अधिनियम के अंतर्गत, इसी में लिखिए धारा नंबर 2 में, इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत अस्पृश्यता को परिभाषित करते हुए कहा गया है, अस्पृश्यता को परिभाषित करते हुए कहा गया है, अस्पृश्यता को परिभाषित करते हुए कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता को परिभाषित करते हुए कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता को, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रसारित करता है, प्रसारित करता है या इसे किसी भी रूप में बढ़ावा देता है, प्रसारित करता है या इसे किसी भी रूप में बढ़ावा देता है, अस्पृश्यता को प्रसारित करता है
या इसे किसी भी रूप में बढ़ावा देता है तो किसी भी रूप में बढ़ावा देता है तो बढ़ावा देता है किसी भी रूप में बढ़ावा देता है तो इस अधिनियम के तहत अस्पृश्यता फैलाने वाला माना जाएगा। तो इस अधिनियम के तहत अस्पृश्यता फैलाने वाला माना जाएगा। तो इस अधिनियम के तहत अस्पृश्यता फैलाने वाला माना जाएगा। धारा नंबर 2 में कुछ विशेष स्थानों का वर्णन किया गया है। धारा नंबर 2 में कुछ विशेष स्थानों का वर्णन किया गया है जहां व्यक्ति को जहां व्यक्ति को जहां व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर जहां व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर अस्पृश्यता के आधार पर निर्हर अस्पृश्यता के आधार पर निर्हर घोषित करना निर्हर या अयोग्य घोषित करना इस अधिनियम के खिलाफ माना जाएगा। निर्हर या अयोग्य घोषित करना निर्हर या अयोग्य घोषित करना इस अधिनियम के खिलाफ माना जाएगा। जैसे जैसे होटल, सार्वजनिक भवन, जैसे होटल, सार्वजनिक भवन, लोक मनोरंजन के स्थान, लोक मनोरंजन के स्थान, लोक पूजा स्थल, लोक पूजा स्थल इत्यादि, लोक पूजा स्थल इत्यादि। फिर उसके बाद नेक्स्ट है धारा नंबर 3। धारा नंबर 3, ठीक। धारा नंबर 3 में लिखिए। धारा नंबर 3 में धारा नंबर 3 को साइड हेडिंग दीजिएगा, धार्मिक निर्योग्यता। धारा नंबर 3 धार्मिक निर्योग्यता। धारा नंबर 3 में धार्मिक निर्योग्यता। धारा नंबर 3 धार्मिक निर्योग्यता और उसके लिए सजा का प्रावधान करता है। धारा 3 धार्मिक निर्योग्यता और उसके लिए सजा का प्रावधान करता है। सजा का प्रावधान करता है। सजा का प्रावधान करता है। अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर धार्मिक स्थानों में, पहला पॉइंट, धार्मिक स्थानों में प्रवेश करने से रोकना। अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर धार्मिक स्थानों में प्रवेश करने से रोकना। धार्मिक स्थानों में प्रवेश करने से रोकना। दूसरा पॉइंट, पूजा करने से रोकना।
तो पॉइंट पूजा करने से रोकना, पूजा करने से रोकना। तीसरा पॉइंट धार्मिक स्थानों में स्नान करने से रोकना, धार्मिक स्थानों में स्नान करने से रोकना, और एवं धार्मिक स्थानों के जल को उपयोग करने से रोकना, एवं उसके जल के इस्तेमाल से रोकना, एवं उसके जल के इस्तेमाल या उपयोग करने से रोकना, करने से रोकना। ठीक है, यह सभी धार्मिक निर्योग्यताएं कही जाएगी, यह सभी धार्मिक निर्योग्यताएं कही जाएगी, यह सभी धार्मिक निर्योग्यताएं कही जाएगी। और ऐसा करने पर, और ऐसा करने पर 1 से 6 माह की सजा, और ऐसा करने पर 1 से 6 माह की सजा एवं 100 से 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, और 100 से 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा नंबर 3 में धार्मिक निर्योग्यता, बस हेडिंग याद करोगे तो भी अंदर का लिखा जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। धार्मिक स्थानों में प्रवेश करने से रोकना, पूजा करने से रोकना, धार्मिक संस्थानों में स्नान करने, उसके जल के उपयोग करने से रोकना। किस आधार पे? छुआछूत के आधार पर। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे? धार्मिक निर्योग्यता लगा रहे हैं ऐसा बोल देंगे, और उसके लिए फिर प्रावधान क्या रहेगा? 1 से 6 माह की सजा और कारावास, मतलब 1 से 6 माह का कारावास और 100 से 500 रुपये तक का जुर्माना। ठीक है, बस इतना ही है। फिर नेक्स्ट है धारा नंबर 4 में सामाजिक निर्योग्यता। धारा नंबर 4 में सामाजिक निर्योग्यता। सामाजिक निर्योग्यता, धारा नंबर 4 सामाजिक निर्योग्यता। और सामाजिक निर्योग्यता में कि किसी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर, यदि किसी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर, यदि किसी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर निम्न स्थानों में, निम्न स्थानों में अयोग्य घोषित किया जाता है, अयोग्य घोषित किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर निम्न स्थानों में अयोग्य या निरहर घोषित किया जाता है। जैसे पहला नंबर, सार्वजनिक दुकान, होटल, भोजनालय। सार्वजनिक दुकान, होटल, भोजनालय। सार्वजनिक दुकान, होटल, भोजनालय। नदी, घाट या तालाब। दूसरा, नदी, घाट या तालाब। नदी, घाट या तालाब। तीसरा है परिवहन व्यवस्था,
परिवहन व्यवस्था या बस, रेलवे, ठीक है, मतलब कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी चीजों में, ठीक है, सामाजिक वाहन या परिवहन व्यवस्था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इन सारी चीजों में किसी काम में नियोजन या व्यवसाय, मतलब किसी काम को रोकने से, किसी काम के नियोजन, किसी काम के नियोजन या व्यवसाय करने से उसको रोकना, मना करना, निर्योग्यता लगाना, ठीक है, इसके ऊपर किसी सामाजिक प्रथा या रूढ़िवादी प्रथा का पालन, पांचवा पॉइंट, किसी सामाजिक प्रथा, किसी सामाजिक प्रथा या रूढ़िवादी परंपरा का पालन, परंपरा का पालन, ठीक है, इन सभी चीजों के चलते। और लास्ट पॉइंट है गहने, आभूषण या अलंकारों के उपयोग से रोकना, छठवां नंबर, गहने, आभूषण, आभूषण या अलंकारों के उपयोग से रोकना, उपयोग से रोकना, ठीक, इन सभी चीजों के चलते ये सब कुछ पॉइंट बताए गए हैं जिसके आधार पर क्या बोला जा रहा है, सामाजिक निर्योग्यता। पिछले वाला क्या था, धार्मिक निर्योग्यता, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि ये सभी चीजें क्या मानी जाएगी, सामाजिक निर्योग्यता मानी जाएगी, ठीक है, सोसाइटी के आधार पर डिफरेंसेस। ठीक है, फिर प्रावधान आगे का सेम है, वही 1 से 6 महीने की सजा, वही 100 से 500 रुपए का जुर्माना, ठीक है, तो लिख लीजिए कि निम्न, पीछे क्या लिखे थे, निम्न प्रावधानों के लिए या फिर निम्न अपराधों के लिए, निम्न अपराधों के लिए 1 से 6 माह की कारावास, 1 से 6 माह का कारावास, 1 से 6 माह का कारावास और 1 से 6 माह का कारावास और 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना, इसके लिए भी सेम 1 से 6 माह का कारावास और 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना। जुर्माना लगाया जा सकता है। 4 हो गया। अगला धारा नंबर 5, धारा नंबर 5, ठीक है, धारा नंबर 5 के अनुसार धारा नंबर 5 के अनुसार धारा नंबर 5 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, धारा नंबर 5 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सार्वजनिक अस्पताल या शैक्षणिक संस्थानों में, ठीक है, 2 जगह की बात की गई है, सार्वजनिक अस्पताल, सार्वजनिक अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों में सार्वजनिक अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों में छुआछूत के आधार पर प्रवेश करने से रोकता है, छुआछूत के आधार पर, छुआछूत के आधार पर प्रवेश करने से रोकता है,
छुआछूत के आधार पर प्रवेश करने से रोकता है। रोकता है या प्रवेश के बाद भेदभाव करता है। 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 तो ऐसे व्यक्ति को भी वही सेम चीज, 1 से 6 माह की सजा, 1 से 6 माह की सजा और 100 से 500 रुपए का जुर्माना, दोनों के लिए। ठीक है, 100 से 500 रुपए का जुर्माना, ठीक है, इनके लिए भी। तो प्रावधान में क्लॉज जो है वो लगभग लगभग सभी के लिए, सजा का प्रावधान जो है लगभग लगभग सभी के लिए सेम है। ठीक है, ये कौन सा था? 5वां नंबर है ना। तो पहले चौथे वाले में धार्मिक निर्योग्यता, ठीक है, नहीं सॉरी, तीसरे वाले में धार्मिक निर्योग्यता, चौथे वाले में सामाजिक निर्योग्यता, 5वें वाले में अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों में, 6वें वाले में है आर्थिक निर्योग्यता, मतलब कुछ काम करने से रोकना, व्यवसाय करने से रोकना। ठीक है, कहाँ पे थे? 5 ना। फिर छठवां नंबर आर्थिक निर्योग्यता। ठीक है, छठवां नंबर आर्थिक निर्योग्यता। यदि छुआछूत को आधार बनाकर छठवां नंबर आर्थिक निर्योग्यता, यदि छुआछूत को आधार बनाकर किसी व्यक्ति को यदि छुआछूत को आधार बनाकर किसी व्यक्ति को व्यापार वाणिज्य किसी वस्तुओं की खरीदी बिक्री, व्यापार वाणिज्य किसी वस्तुओं की खरीदी बिक्री
व्यापार वाणिज्य, किसी वस्तुओं की खरीदी बिक्री, किसी सेवाओं का लाभ पाने, किसी सेवाओं का लाभ पाने या आजीविका के अन्य साधनों से रोका जाता है, या आजीविका के अन्य साधनों से रोका जाता है, या आजीविका के अन्य साधनों से रोका जाता है, आजीविका के अन्य साधनों से रोका जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर वही से, ठीक है, 1 से 6 महीने की सजा रोका जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 1 से 6 माह की सजा और फिर 100 से 500 रुपये का जुर्माना, ये भी सेम रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट धारा नंबर 7, धारा नंबर 7, धारा नंबर 7 में छुआछूत के आधार पर अन्य कोई अपराध, छुआछूत के आधार पर छुआछूत के आधार पर अन्य कोई अपराध, अन्य कोई अपराध, जैसे कि पहला नंबर, किसी व्यक्ति को उसके किसी व्यक्ति को उसके नागरिक अधिकारों के प्रयोग करने से रोकना, किसी व्यक्ति को उसके नागरिक अधिकारों के प्रयोग करने से रोकना, किसी व्यक्ति को उसके नागरिक अधिकारों के प्रयोग करने से रोकना, अधिकारों के प्रयोग करने पर उसके साथ भेदभाव या मारपीट, अधिकारों के प्रयोग करने पर उसके साथ भेदभाव या मारपीट, अधिकारों के प्रयोग करने पर उसके साथ भेदभाव या मारपीट, अस्पृश्यता के आचरण को प्रोत्साहित करना, अस्पृश्यता के आचरण को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, अस्पृश्यता के आचरण को प्रोत्साहित करना, अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को छुआछूत के आधार पर अनुसूचित जाति के लोगों को छुआछूत के आधार पर, अनुसूचित जाति के लोगों को छुआछूत के आधार पर सामाजिक अपमान करना, छुआछूत के आधार पर सामाजिक अपमान करना इत्यादि इस धारा के तहत, इत्यादि इस धारा के तहत अपराध की श्रेणी में आएंगे, इत्यादि सभी कृत्य इस धारा के तहत अपराध की श्रेणी में आएंगे।
और फिर इनके लिए भी सेम ही है। ठीक है, इन सभी के लिए फिर से वही 1 से 6 माह की सजा। ठीक, 1 से 6 माह की सजा और 100 से 500 जुर्माना। 100 से 500 जो है क्या लगा देंगे, जुर्माना लगा। यहाँ तक इसका एक पार्ट था जहाँ पे डायरेक्टली बता रहे थे कि ऐसी टाइप की नियोग्यता वैसी टाइप की नियोग्यता। एक दो में तो कुछ नहीं है, कहानी जो है वो कहाँ से, 3 से शुरू हो रही है। 3 से क्या बोला गया है, धार्मिक नियोग्यता। ठीक है, बस वो सभी चीजों का की पॉइंट बस आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब ये अंदर का तो वैसे ही याद हो जाएगा, ये तो आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, वो उसमें सब में सेम हो गया है तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 1 से 6 माह की सजा और 100 से 500 जुर्माना। धार्मिक स्थानों में प्रयोग, वहाँ पे पूजा पाठ, स्नान करने, जल उपयोग करने, वो सारी चीजों को धार्मिक नियोग्यता बोल दिया 3 में। 4 में सामाजिक नियोग्यता, जितना भी पब्लिक प्लेस वाली जगहों हैं सबको किस में डाल दिए, सामाजिक नियोग्यता में। ठीक है, कि नदी घाट, सार्वजनिक दुकान, होटल, भोजनालय, परिवहन, बस, रेलवे, किसी काम के नियोजन, व्यवसाय, किसी सामाजिक प्रथा, रूढ़िवादी परंपरा। ठीक है, क्योंकि वो रूढ़िवादी परंपरा भी सोसाइटी का हिस्सा है तो उसको भी समाज में डाल दिए। गहने आभूषण इसके उपयोग करने। अब कोई ऐसी चीजों को बढ़ावा देगा तो उसके लिए भी सेम 1 से 6 माह की सजा, 100 से 500 जुर्माना। 5 में स्पेशल मेंशन है किसके लिए, अस्पताल के लिए और शैक्षणिक संस्थानों पे। वहां पे भी अगर प्रवेश करने से रोक या फिर रोकने के बाद फिर से वहां पे उसके साथ कोई भेदभाव तो उसके लिए फिर से वही सेम चीजें। फिर उसके बाद 6 में जो है धार्मिक आर्थिक नियोग्यता। ठीक है, जितना भी व्यापार वाणिज्य, वस्तुओं की खरीदी बिक्री, किसी सेवाओं का लाभ पाने, आजीविका के जितने भी अन्य साधन हो सकते हैं उनके प्रयोग करने से रोकने के लिए। 7 में अन्य अपराध है, किसी व्यक्ति को खुद के अधिकारों को प्रयोग करने से रोकना, अधिकारों के प्रयोग करने पर उसके साथ भेदभाव, मारपीट करना, अस्पृश्यता के आचरण को और बढ़ावा देना, ये SC आएगा। सामाजिक अनुसूचित जाति, है ना, हाँ SC आएगा, ST नहीं आएगा, जनजाति नहीं, SC आएगा। अनुसूचित जाति के लोगों को छुआछूत के आधार पर सामाजिक अपमान करना, ये सारी चीज। फिर उसके लिए भी सेम चीजें, 1 से 6 महीने की सजा, 100 से 500 रुपए का जुर्माना। ठीक, धारा नंबर 7 तक। तो 3 में धार्मिक, फिर उसके बाद सामाजिक था, फिर अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान, फिर उसके बाद आर्थिक, फिर उसके बाद अन्य प्रावधान। ठीक, नेक्स्ट लिखिए धारा नंबर 8। धारा नंबर 8 में अनुज्ञप्तियों का रद्द किया जाना। धारा नंबर 8 में अनुज्ञप्तियों का रद्द किया जाना। अनुज्ञप्ति लाइसेंस। ठीक है, धारा नंबर 8 अनुज्ञप्तियों का रद्द किया जाना। धारा नंबर 8 अनुज्ञप्तियों लाइसेंस का रद्द किया जाना। अनुज्ञप्ति या लाइसेंस का रद्द किया जाना। ठीक है, इसमें लिखिए धारा नंबर 8 के अनुसार धारा नंबर 8 के अनुसार धारा नंबर 8 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सरकार से किसी व्यवसाय या व्यापार के लिए धारा नंबर 8 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सरकार से किसी व्यापार या व्यवसाय के लिए अनुज्ञप्ति लाइसेंस प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है जो दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेके रखा है सरकार से। ठीक है, और वह व्यक्ति
अस्पृश्यता का पालन करता है, और वह व्यक्ति अस्पृश्यता का पालन करता है या इसके तहत अस्पृश्यता का पालन करता है या इसके तहत भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है, या इसके तहत भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है, तो संबंधित सरकारी प्राधिकरण जैसे नगर पालिका या पंचायत को यह अधिकार होगा कि वह उसकी अनुज्ञप्ति लाइसेंस को रद्द कर दे। तो नगर पालिका या पंचायत को यह अधिकार होगा कि वह उसके लाइसेंस को रद्द कर दे। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। क्या बोले, बस एक आदमी है जो सरकार से लाइसेंस लेके रखा है और यह देखा जाता है कि वो ऐसे कुछ अस्पृश्यता का पालन कर रहे हैं, तो जो लोकल बॉडी उसको लाइसेंस दे के रखी है वो क्या कर सकती है, उसको लाइसेंस रद्द कर सकती है। ठीक है, चलो फिर धारा नंबर 9, अनुदानों का निलंबन। ठीक है, धारा नंबर 9, अनुदानों का निलंबन। अनुदानों का निलंबन, ठीक है। ग्रांट मतलब सरकार किसी संस्था को कुछ पैसा दी होगी, अनुदान, ठीक है, और फिर बाद में वो भी वैसे ही निकला तो उसका पैसा भी सस्पेंड। इस अधिनियम, या फिर सीधा लिखो धारा नंबर 9 के तहत, धारा नंबर 9 के तहत यदि किसी शैक्षणिक संस्था को 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 सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त होता है, सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त होता है, यदि किसी शैक्षणिक संस्था को सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त होता है और वह अस्पृश्यता का पालन करती है, और वह संस्था अस्पृश्यता का पालन करती है, तो ऐसे शैक्षणिक संस्थान को दिए गए अनुदान को निलंबित या वापस लिया जा सकता है। तो अनुदान को निलंबित या वापस लिया जा सकता है। ठीक है, समझ आ जा रहा है ना ऑटोमेटिक? कुछ उदाहरण लिखने की जरूरत तो नहीं ना? ठीक है, फिर भी अगर पेज भरना हो, ठीक है, तो मान लो कि 4 नंबर में ही आ गया, अब धारा नंबर 9 आ गया और 4 नंबर पे लिख दिया। ठीक है, ऐसा लिखो। अब वो स्टेटमेंट उतना बड़ा है नहीं, ऑफिशियल पीडीएफ में जाओगे, उसको बेयर एक्ट को भी डाउनलोड करोगे तो उसमें भी जाओगे तो भी यही एक लाइन लिखा होगा। अब 4 लाइन भरना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल, ठीक है, कि उदाहरण के लिए सरकार ने किसी स्कूल को इतना अनुदान दिया
लेकिन वह स्कूल जो है वो फलाना जाति के बच्चे को प्रवेश करने से, एडमिशन देने से रोकती है। ठीक है, तो हाँ नहीं, आप लोग को नहीं वो कर रहा हूँ, मतलब पेज भर, एग्जाम हॉल में पेज भरने करने के लिए। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी रहती है जो कम पड़ जाती है, वो रहता ही नहीं उससे ज्यादा। ठीक है, जैसे कि मैं एक बार का कब का पेपर है, शायद 21 का है, मैं लिख रहा था तो गेड़ी के बारे में बताओ बोल। वो पेपर नंबर 6 के पार्ट नंबर 3 में, और पूछा कितने, 8 नंबर में। 8 नंबर मतलब लगभग लगभग मान लो कि 8-10 लाइन। ठीक है, और वो अब तो ऐसे हो गया है, उस समय पे जब ऐसा वाला चल रहा था तब तो वो और ज्यादा लंबा लगता था। अब गेड़ी के बारे में 8 नंबर में कहाँ से लिखोगे। ठीक है, तो जो फोइकोलॉजी रहता है उससे जुड़ी हुई चीज को। धारा नंबर 10 लिखिए, अपराध का दुष्प्रेषण। धारा नंबर 10, अपराध का मतलब ये है कि अगर कुछ चीज कम पड़ रहा है तो कहानी बनाने आना चाहिए, उसी से रिलेटेड, कुछ दूसरा टॉपिक नहीं, उसी से रिलेटेड। धारा नंबर 10, अपराध का दुष्प्रेषण। अपराध का दुष्प्रेषण, ठीक है। और मेन ये है कि ये बहुत शॉर्ट में निपट जाता। ठीक है, ये लेंदी इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बैकग्राउंड हिस्ट्री लिखा रहा हूँ। ठीक है, वरना ये बहुत ज्यादा दिन का नहीं था, मतलब 1.5 घंटा मैक्सिमम एक एक्ट के लिए, 11 अधिनियम 11 दिन में 11 घंटे में खत्म। हम्म 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 हम्म। हो जाएगा, लेकिन फिर वही अगर कुछ क्वेश्चन आ गए एनालिसिस करो वाला, ठीक है, कि इस अधिनियम को लाने की आवश्यकता क्या रही, प्राचीन भारत में ऐसा क्या हुआ, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत में क्या हुआ, कि उसको कैसे कैसे बढ़ावा मिला। ठीक है, या फिर इसके जब अधिनियम खत्म हो जाएगा तो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 1955 में आया था अधिनियम, आज 2025 चल रहा है। ठीक है, इसने समाज में क्या बदलाव लाया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन। हाँ। हम्म। उससे और समझ में नहीं आता है, सीधा रट्टा मार लो तो। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि अगली बार जब कभी भी पढ़ोगे, वो बैकग्राउंड हिस्ट्री तुम्हारे किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है, क्योंकि वो कहानी है। कहानी एक बार सुनने से समझ में आ जाता है, तो अगली बार जब कभी भी रिवीजन करोगे तो पढ़ोगे कहाँ से, सीधा धारा से। ठीक है, लेकिन वो पहली बार के लिए जरूरी था ताकि वो कनेक्शन बैठे, समझ में आए कि कहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉपी में कम से कम एक बार लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब एकदम ही सीधा रट्टा मारना शुरू करोगे, धारा नंबर 1 में इसका नाम ये लिखा हुआ है, इस डेट से लागू हुआ। ठीक है, तो वो पूरा ऊपर से जाएगा। धारा नंबर 10, अपराध का दुष्प्रेषण। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता से जुड़े अपराधों को स्वयं नहीं करता, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेषण, कि यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता से जुड़े प्रावधानों को अस्पृश्यता से जुड़े प्रावधानों को स्वयं नहीं करता, अस्पृश्यता से जुड़े अपराधों को स्वयं नहीं करता, किंतु उस अपराध करने के लिए उस अपराध को करने के लिए किंतु उस अपराध को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उकसाता है। ठीक है, उस अपराध को स्वयं नहीं करता है, किंतु उस अपराध को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उकसाता है। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति को उकसाता है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति उस अपराध को, अस्पृश्यता से जुड़े अपराध को स्वयं नहीं करता है, किंतु किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसाता है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अपराधी के समान ही दोषी होगा। तो वह व्यक्ति भी, मतलब कि उकसाने वाला व्यक्ति भी अपराधी के समान ही दोषी होगा, अपराधी के समान ही दोषी होगा, ये बोल रहे धारा नंबर 10। ठीक है, धारा नंबर 10।
ठीक है। और फिर उसके आगे का प्रावधान है कि अगर उसको समान मान रहे हैं, किसको, उकसाने वाले व्यक्ति को, ठीक है। इसमें बोल क्या रहे कि जिस व्यक्ति ने उकसाने का काम किया है और किसी व्यक्ति ने उसको वाकई में किया है, मतलब कि दोषी आदमी जिसने किया है, ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका भी दोष उतना ही होगा जितना एक्चुअल में करने वाले का दोष है, तो इसके लिए भी उतनी ही सजा होगी जिसका इतने के लिए होगी, ठीक, उस वाले व्यक्ति के लिए होगी। ठीक है, आगे उसी को लिख लो कि उस व्यक्ति को भी उसी प्रकार सजा दी जाएगी, उस व्यक्ति को भी उसी प्रकार सजा दी जाएगी जैसे अपराध को स्वयं करने वाले को दिया गया है, ठीक है। इस व्यक्ति को भी वैसी ही सजा दी जाएगी जैसे अपराध को स्वयं करने वाले को सजा दिया गया है। उस व्यक्ति को भी उतनी ही सजा दी जाएगी जैसे अपराध को स्वयं करने वाले को दिया गया है, स्वयं करने वाले को दिया गया है, ठीक है। ठीक है, देखो इसका एक एग्जाम्पल लिखा है। यदि कोई दुकान का मालिक अपने नौकर से कहता है कि वह किसी दलित ग्राहक को सामान न दे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दुकान के मालिक ने कुछ नहीं किया, लेकिन धारा नंबर 10 के अनुसार वह अस्पृश्यता का उत्प्रेषण के लिए वह भी समान रूप से दोषी होगा, ठीक है। उसने नहीं किया लेकिन उसने किसी और से करवाया, ठीक है, तो ये बोल रहे धारा नंबर 10। चलिए धारा नंबर 11। धारा नंबर 11, पुनः अपराध पर कठोर दंड। धारा नंबर 11, पुनः अपराध पर कठोर दंड। पुनः अपराध पर कठोर दंड। फिर वही कि एक बार पहले कर चुका होगा, फिर से कर रहा है, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति, इसमें लिखो, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत पहले अपराध कर चुका है, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत पहले अपराध कर चुका है और उसे सजा हो चुकी है, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत पहले अपराध कर चुका है और उसे सजा हो चुकी है, और उसे सजा हो चुकी है, फिर भी वही अपराध करता है, फिर भी वही अपराध करता है, फिर भी वही अपराध करता है, तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में उसके दंड को बढ़ाते हुए, तो ऐसी स्थिति में उसके दंड को बढ़ाते हुए, उसके दंड को बढ़ाते हुए 6 माह से 1 वर्ष की सजा, 6 माह से 1 वर्ष की सजा और 1,000 रुपये का जुर्माना, 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है, या लगाया जाएगा, ठीक। मतलब सेम आदमी सेम चीज पहले कर चुका था, पहले उसको सजा वजा मिल चुका था, फिर से वो वापस अपनी गलती रिपीट कर रहा है, तो उसको सेकेंड टाइम पे जुर्माना क्या कर दिए, बढ़ा दिए, ठीक। नेक्स्ट धारा नंबर 12। धारा नंबर 12, न्यायालय द्वारा उपधारणा। धारा नंबर 12 है न्यायालय द्वारा उपधारणा, न्यायालय द्वारा उपधारणा। ठीक है, लिखो, यदि कोई व्यक्ति
यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति किसी आधार पर यदि कोई व्यक्ति किसी आधार पर यदि कोई व्यक्ति किसी आधार पर समाज में किसी अन्य व्यक्ति के साथ यदि कोई व्यक्ति किसी आधार पर यदि कोई व्यक्ति किसी आधार पर, कौन सा आधार है पता नहीं, ठीक है, तो किसी आधार पर समाज में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है, भेदभाव करता है, तो न्यायालय यह मान सकती है, तो 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 न्यायालय यह मान सकती है कि ऐसा कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर ही किया गया है, अस्पृश्यता के आधार पर ही किया गया है, ठीक है। जब तक कि यह साबित जब तक कि वह व्यक्ति आगे लिखो, जब तक कि वह व्यक्ति दोष मुक्त सिद्ध ना हो जाए, जब तक कि वह व्यक्ति जब तक कि वह व्यक्ति दोष मुक्त सिद्ध ना हो जाए, ठीक है। चलो अब इसका लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अभी दुर्ग में अफीम की खेती चल रही थी करके न्यूज आया, ठीक है। हाँ, बलरामपुर में भी चल रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई चले गया, ठीक है, और वो आदमी निकल गया एससी कास्ट का, ठीक है, उसने केस कर दिया आपने उसके ऊपर, ठीक है, कि आप ये चीज नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, आर्थिक निर्योग्यता, कि तुम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अभी तक न्यायालय को नहीं पता है कि उसके ऊपर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो गलत चीज मार्केट में वो कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक कि न्यायालय को सही चीज की जानकारी ना हो, न्यायालय ये मान के चल सकता है कि वैसा काम जो है वो किस भावना से किया गया है, अस्पृश्यता की भावना से किया गया है, ठीक है। प्री अजम्पशन, ठीक है, कि हो सकता है वाकई में कुछ सही चीज हो जिसके कारण से उसको रोका गया है, लेकिन फिर भी ये न्यायालय मान के चलेगी कि ऐसा किस कारण से हो रहा है, छुआछूत के कारण हो रहा है, ठीक है। चलो, खैर वो उतना ज्यादा अब नहीं चलता है, वो केस देखते साथ समझ में आ जाता है, बट ऐसा लिखा गया है, ठीक है। यही सेम चीज उस वाले में भी है, ST SC एक्ट में, ठीक है। जाति सूचक शब्दों का उपयोग, कौन सा वाला, किसमें किसमें, हाँ उसमें और ज्यादा कठोर है, ये तो बस ऐसी ही है, ये कुछ नहीं है उसके सामने में, हाँ ये कुछ नहीं है, हाँ ये तो बस ऐसी नॉर्मल है, 6 महीने क्या होता है उसमें तो सीधा 6 साल से शुरू होता है, 6 साल 10 साल, ठीक है, आजीवन कारावास तक का प्रावधान है उसमें, ST SC एक्ट में, ठीक है। ये समझ में आ गया ना क्या चल रहा है, कि न्यायालय जो है वो प्री से पहले से अजम्पशन कर रहा है, सामने वाले ने ऐसा क्यों किया उसके इंटेंशन का न्यायालय को पता नहीं है, लेकिन वो फिर भी मान के चल दे रहे कि उसने अस्पृश्यता के कारण ऐसा कुछ किया रहा होगा, ठीक है। धारा नंबर 12। चलिए अगला लिखिए, धारा नंबर 13, सिविल न्यायालय की अधिकारिता की समाप्ति, सिविल न्यायालय की अधिकारिता की समाप्ति, धारा नंबर 13, सिविल न्यायालय की अधिकारिता की समाप्ति, धारा नंबर 13,
सिविल न्यायालय के अधिकारिता की समाप्ति। ठीक है, अब न्यायालय दो प्रकार के होते हैं, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। ठीक है, जो दीवानी वाले हैं उसी का इंग्लिश नाम है सिविल। ठीक है, और जो फौजदारी वाला है उसी का नाम है क्रिमिनल। ठीक है, तो या फिर तो सिविल कोर्ट होगा या फिर क्रिमिनल कोर्ट होगा। ठीक है, तो सिविल कोर्ट में सिर्फ लेन देन, जमीन जायदाद, ठीक है, मतलब ऐसे मैटर जिसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ठीक है, समझौता करवाया जा सकता है, वो सभी केस जो है कहाँ पे आते हैं, सिविल न्यायालय में। ठीक है, और कुछ ऐसे केस जिसके ऊपर समझौता करवाना ही नहीं है, सजा का ही प्रावधान बनेगा, वो सभी कहाँ जाते हैं, क्रिमिनल केस में। ठीक है, तो ये इसको जो है वो कौन से वाले कैटेगरी में डालेंगे, लग रहा है क्रिमिनल वाले में। इसको डालेंगे किस में, क्रिमिनल वाले में। ठीक है, इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं कि सिविल न्यायालय जो है ऐसे किसी केस को नहीं ले पाएगा, तो उसके अधिकार क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें सॉर्ट आउट नहीं करवाना है, कुछ ना कुछ सजा का प्रावधान करना है। ठीक है, तो ये सारे केस जो है वो सिविल न्यायालय में नहीं जाएंगे। ठीक है, लिखो, सिविल न्यायालय इस अपराध के अंतर्गत जुड़े किसी मामलों, सिविल न्यायालय, सिविल न्यायालय इस अपराध के अंतर्गत, सिविल न्यायालय इस अपराध के अंतर्गत, सिविल न्यायालय इस अपराध के अंतर्गत जुड़े किसी मामलों, सिविल न्यायालय इस अपराध के अंतर्गत जुड़े किसी मामलों पर, सिविल न्यायालय इस अपराध के अंतर्गत जुड़े किसी मामलों पर सुनवाई नहीं कर सकता है, जुड़े किसी मामलों पर सुनवाई नहीं कर सकता है, सुनवाई नहीं कर सकता है। ऐसे मामले केवल, ऐसे मामले केवल, ऐसे मामले केवल सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय या सत्र न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ही प्रस्तुत किए जाएंगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ही प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक, भावना समझ गए कि ये सभी केसेस जो है वो सिविल कोर्ट में नहीं लाए जाएंगे, क्योंकि ये क्रिमिनल मामले माने जाएंगे, और सत्र न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय क्या होता है, दीवानी न्यायालय है, जिला न्यायालय, जिला और सत्र रहता है। ठीक है, तो जो सत्र वाला है वो क्या है, वो क्रिमिनल केस देखता है। ठीक है, रहता एक ही है, एक ही आदमी बैठता है। ठीक है, लेकिन केस के ऊपर उसको अलग अलग नाम दे दिए, जिला न्यायाधीश एक ही होता है, तो लेकिन उसका अलग अलग सेटिंग के हिसाब से कभी उसको जिला न्यायालय और कभी उसको सत्र न्यायालय। ठीक है, ऐसा टाइप से, तो कभी भी ये दीवानी मामले में नहीं जाएंगे, सीधा ये न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास, या फिर जो है कहाँ पे चले जाएंगे, कौन से ठीक, नेक्स्ट लिखो, धारा नंबर 14, कंपनियों के अपराध। ठीक है, 13 तक हो गए, बस ज्यादा नहीं है, 17 तक खत्म हो जाएगा। धारा नंबर 14, कंपनियों के अधिकार, अपराध, धारा नंबर 14, कंपनी के अपराध, कंपनियों के अपराध, कंपनियों के अपराध। यदि कोई अपराध किसी कंपनी, संस्था या संगठन द्वारा किया जाता है, ठीक है, अभी तक व्यक्ति व्यक्ति बोल रहे थे, ठीक है, तो अब अपराध कौन कर रहा है, संस्था कर रही है। यदि कोई अपराध किसी कंपनी, संस्था या संगठन द्वारा किया जाता है, यदि कोई अपराध किसी संस्था, कंपनी या संगठन के द्वारा किया जाता है, तो उस संस्था के प्रबंधक, निदेशक को भी दोषी माना जाएगा। तो उस संस्था के प्रबंधक, निदेशक को, उस संस्था के प्रबंधक, निदेशक को दोषी माना जाएगा। उस संस्था के प्रबंधक, निदेशक को
दोषी माना जाएगा। ठीक है, मतलब जो मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा उस व्यक्ति को मान के चलेंगे कि उसकी जानकारी में ऐसा कुछ काम हुआ है। ठीक है, मतलब संस्था ने किया है, अब संस्था में बहुत लोग हैं तो इल्जाम किसके ऊपर डालें? कंपनी तो निर्जीव चीज है ना, अब निर्जीव चीज को क्या सजा दोगे? पेनल्टी भले ले सकते हो, ठीक है, लेकिन सजा देना है तो इसको सजा मानेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर, जो उसका मुखिया रहेगा उस आदमी को मान के चलेंगे कि उसकी जानकारी में ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि वह अपराध उसके संज्ञान में नहीं था। ठीक है, मतलब हो सकता है कि उस बेचारे को पता ही ना हो, उसके कर्मचारी लोग ऐसा कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो उस व्यक्ति को, हेड को दोषी माना जाएगा जब तक कि यह संज्ञान ना हो जाए, जब तक कि यह संज्ञान ना हो जाए, यह संज्ञान, जब तक कि यह सिद्ध ना हो जाए, जब तक कि यह सिद्ध ना हो जाए कि वह अपराध, कि वह अपराध उसके संज्ञान में नहीं था, मतलब उसकी जानकारी में नहीं था। ठीक है, और उसने इसे रोकने की कोशिश की थी, और उसने इसे रोकने की कोशिश की थी। ठीक है, और उसने इसे रोकने की कोशिश की थी। ठीक है, तो अगर कोई, ये जितने भी मैटर है उसमें कोई व्यक्ति ना करके यदि कोई संस्था ऐसा कर रही है तो उस संस्था का जो हेड होगा उस आदमी को दोषी मान लेंगे जब तक कि ये साबित ना हो जाए। ठीक है, कि उस व्यक्ति या फिर उसका जो हेड है उसकी गैर जानकारी में ये चीजें हुई है या फिर उसने उसको रोकने का प्रयास किया है। ठीक है, तब तक के लिए वही दोषी आदमी को दोषी मान के चलेंगे। ठीक? धारा नंबर 15, धारा नंबर 15, अपराध का, धारा नंबर 15, अपराध का संज्ञेय और भारत का, सॉरी, अपराध का अपराध का संज्ञेय प्रकृति, संज्ञेय प्रकृति, अपराध का संज्ञेय प्रकृति। अब ये जो शब्द है उसको थोड़ा सा यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, संज्ञेय और गैर संज्ञेय। ठीक है, संज्ञेय और गैर संज्ञेय, फिर उसके बाद है जमानती और गैर जमानती, गैर जमानती, और एक और वर्ड है शमनीय और अशमनीय, समनीय और असमनीय। ठीक है, ST SC वाले में लिखवाऊंगा इसको डिटेल से। अब यहाँ पे आ गया है तो, है ना, समझ लेते संज्ञेय। तो संज्ञेय या फिर गैर संज्ञेय या फिर असंज्ञेय, ठीक है, किसको बोलेंगे? तो जिस किसी भी प्रोसीजर में पुलिस वाले अधिकारी को वारंट की जरूरत हो या फिर वारंट की जरूरत ना हो, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। तो सामान्य प्रकार के वे अपराध जिसमें पुलिस की गिरफ्तारी से पूर्व वारंट की आवश्यकता होती है, वारंट की आवश्यकता होती है, उसको गैर संज्ञेय बोलते हैं। ठीक है, मतलब पुलिस वारंट लेके जाएगा तभी कुछ कर पाएगा, तो उसको क्या बोलोगे? असंज्ञेय या फिर गैर संज्ञेय। ठीक है, इसको बोलोगे। लेकिन जिसमें कोई वारंट की जरूरत ही नहीं है उसको क्या बोलोगे? संज्ञेय बोलोगे। ठीक है, समझ आया कि पुलिस को अपने किसी उच्च अधिकारी से या फिर कोर्ट से वारंट लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सीधे कार्रवाई कर सकती है। हाँ, तो उसको क्या बोलोगे? संज्ञेय बोलोगे। ठीक है, जहां पर जरूरत पड़ेगा उसको असंज्ञेय। ठीक, जमानती और गैर जमानती का मतलब ये है कि जमानत जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रथम श्रेणी का न्यायाधीश ही देगा। ठीक है, मतलब कि जेल में ले जाके बंद है
कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं और फिर उसको जेल से ही क्या मिल जाता है, जमानत मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जिसमें ऐसा हो कि उसको जमानत जेल से नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कहां से मिलेगा, न्यायालय से ही मिलेगा, कम से कम कौन सा, प्रथम श्रेणी का न्यायाधीश, तब जाके उसको क्या बोलोगे, गैर जमानती। और जहां कहीं पर सीधा पुलिस थाने से ही जमानत मिल गया उसको क्या बोलोगे, जमानती, ठीक है। फिर शमनीय और असमनीय, ठीक है। बहुत सारे मैटर में क्या होता है, शॉर्ट आउट करवा लेते हैं, ठीक है, बातचीत के द्वारा या फिर राजीनामा। तो जिसमें कभी भी शॉर्ट आउट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, शमनीय। और जिसमें पता है कि शॉर्ट आउट करवाना ही नहीं है वो क्या होगा, अशमनीय, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग केस पे ये तीन चीजें सुनने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो इस टाइप का जो अपराध है वो क्या है, संज्ञेय प्रवृत्ति का है, ठीक है। मतलब कि पुलिस को कुछ भी करने से पहले वारंट लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लिखो इसको, इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय माने जाएंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय माने जाएंगे। यहां कोई क्लास तो नहीं है, क्लास है अभी आप लोग का 12 बजे से, कौन सा, मैथ्स है, कितने घंटे, 2:30 बजे तक, 5 घंटे हो गए मतलब आज, 5.5 घंटा हो गया। चलो खत्म करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध जो है कैसे माने जाएंगे, संज्ञेय माने जाएंगे, ठीक है। अर्थात पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, अर्थात पुलिस जो है बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, ठीक है। ये कौन कह रहा है, धारा नंबर 15, धारा नंबर 15 कह रहा है कि पुलिस जो है वो बिना किसी वारंट की भी गिरफ्तारी कर सकती है, ठीक है। चलिए बस इसमें इतना ही है, ठीक है। अगला है धारा नंबर 16, अन्य नियमों की इस अधिनियम का अन्य नियमों से स्वतंत्रता, ठीक है। धारा नंबर 16 को लिखिएगा, अन्य नियमों से स्वतंत्रता। धारा नंबर 16, अन्य नियमों से स्वतंत्रता, ठीक, अन्य नियमों से स्वतंत्रता। फिर इसमें लिखिए, यह अधिनियम भारत में लागू, यह अधिनियम, यह अधिनियम भारत में लागू किसी अन्य कानून के ऊपर होगा, ठीक है। यह अधिनियम भारत में लागू किसी अन्य कानून से ऊपर होगा, ठीक है। यदि किसी अन्य कानून के कुछ प्रावधान, यदि किसी कानून के कुछ प्रावधान, यदि किसी कानून के अन्य कानून के कुछ प्रावधान इस अधिनियम के प्रावधान से टकराते हैं, यदि किसी कानून के अन्य प्रावधान इस अधिनियम के, इस अधिनियम के किसी प्रावधानों से टकराते हैं, इस अधिनियम के किसी प्रावधान से टकराते हैं या विपरीत होते हैं, अन्य प्रावधानों से टकराते हैं या विपरीत होते हैं, या विपरीत होते हैं, ठीक है, विपरीत होते हैं, तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में इस अधिनियम की बात मानी जाएगी, तो इस अधिनियम की बात मानी जाएगी, तो ऐसी स्थिति में इस अधिनियम की बात मानी जाएगी, तो ऐसी स्थिति में इस अधिनियम की बात मानी जाएगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है,
प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है, ठीक है। लास्ट धारा नंबर 17, बस हेडिंग लिख देना और छोड़ देना, निरसन, ठीक है, निरसन। चलो, ये वाला एक्ट जो है समाप्त, ठीक है। कल इसको थोड़ा सा याद करेंगे फिर से, ठीक है, और उसके बाद ST SC वाला देखेंगे। निरसन मतलब रहता है कि उससे जुड़े हुए कुछ प्रावधान जिनमें किसी चीज को छूट मिला होगा या फिर वो लागू, ठीक है, और हर चैप्टर में लास्ट में आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा, ठीक है, निरसन या फिर निवृत्ति ऐसे टाइप।